आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर एग्जाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर का पेपर काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले चीज ये है कि आप किसी भी अगर एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को बिना देखे नहीं जाइए। काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया, जैसे आप टेट का पेपर देखें और भी कई यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम ऐसा देखा गया है कि हूबहू 10, 5, 15 क्वेश्चन जस का तस जो है एक जैसा क्वेश्चन उठा के जो है एग्जाम में पूछ दिया गया था। तो उसी के लिए जो है दस्तक कोचिंग वाराणसी जो चैनल है वो आपके लिए जो है देखिए पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर लाया है, जो कि आप पार्ट वाइज देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न और आपका जो है मेडवल है, फिर जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सारी चीज, साइंस है, यूपी स्पेशल है, कंप्यूटर है, स्टैटिक जीके है, जितना भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया है सब आपको देखेंगे कि आप जो है डे बाई डे जो है आपको मिलता रहेगा। और हम ये प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी हम मटेरियल जो है आपको पहुंचा दे और पीडीएफ के भी रूप में आपको मिल जाएगा जैसे जैसे चीजें प्रोसेस में होती रहेंगी। चलिए आपका समय न गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में जो है अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, देखिए प्राचीन इतिहास से। तो देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो अगर तांबे का बोला जाए तो देखिए सीधे सीधे ताम्र पाषाण युग में, ठीक है, ये हुआ था। 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा है, तो हिंदवी कहा है। क्या कहा है? हिंदवी। ये जानते रहिए। अगले हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो है क्या है, हड़प्पा का ही एक बंदरगाह है। ठीक, लोथल को ही मिनी हड़प्पा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये जानते रहिए। 35 मीटर चौड़ा, कभी कभी लंबाई चौड़ाई भी पूछ देता है, तो 35 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा जो है यहाँ पे गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य क्या है, मिले हैं। ये आप जानते रहिए। आगे देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन की हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है, अर्थात 3 जानवर को दर्शाया गया, एक को नहीं दिया है। तो देखिए बाघ को दर्शाया गया है, गैंडा को, हाथी को, लेकिन गाय को जो है इस पे दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन देखिए है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? क्या लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा? आपको स्पष्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन बस उत्तर बताने का उद्देश्य मेरा बस इतना है कि चीजें चूंकि सुनने से ज्यादा आपको याद होती हैं, इसलिए मैं उसमें जो है बोल दे रहा हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। आगे है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसको हम नर्तकी कहते हैं, कि कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाता था? तो वो था मोम लोपी ढलाई। क्योंकि आप जानते हैं किसी एक सांचे को आप जो है मिट्टी का सांचा बना दीजिए मोम के ऊपर, और फिर उसको में एक छेद करके उसमें गर्म करके जो है मोम बाहर पिघल के निकल जाता है, वो ढांचा मेरा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। आगे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कालीबंगा है, रोपण है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। ये जानते रहे, क्योंकि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे, जो कि शासक अशोक से क्या थे, संबंधित थे। आगे है सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहां से मिला है? तो आपको पता होना चाहिए सुरकोटदा से घोड़े के जो है अस्थियों के अवशेष मिले थे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ आपसे पूछा है, तो माउंट ऑफ द डेड कहिए, चाहे हिंदी में मृतकों का टीला आप कह सकते हैं। अगर सिंधु सभ्यता की हम नगरी सभ्यता, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी या ग्रामीण, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता एक जो है नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था उस समय। अब मैंने बताया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। स्नानागार की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, और इसमें सबसे खास बात यह है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर क्या की जाती थी, लिखी जाती थी। यह जानते रहिए। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के किस हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा है, तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे दिया है S.R. राव। क्या दिया है? S.R. राव। अब देखिए यहाँ पे ये है कि सिंधु के अवशेष जो है आपसे घोड़े का पूछा था, तो मैंने बता दिया था। अब देखिए वैदिक सभ्यता आ गई। वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उपनयन समारोह से आपका क्या आशय है, उपनयन समारोह से आप क्या समझते हैं? तो उपनयन समारोह बस एक ऐसा जो है संस्कार होता है जिसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ जो है क्या किया जाता है, धारण कराया जाता है, जिसे हम संस्कृत में यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। आगे है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी जो है बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, आज से नहीं बहुत पहले से पूछा जा रहा है। और यह सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ से में जो है 250 ईसा पूर्व जो है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए जो स्तंभ शिलालेख हैं, जिसमें जो है सत्य की सदैव विजय हो इसका जो है अर्थ है, वहां से ये लिया गया है। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो गद्य प्रकरण को हम क्या कहते हैं बताइए? तो ये कहते हैं जो है ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। हर वेद का अलग अलग अपना ब्राह्मण होता है, इसमें शायद दिया भी हो। वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहते हैं। वे वेदों गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में क्या होती है, सहायता मिलती है। ब्राह्मण के द्वारा वेदों को आप समझ सकते हैं। और चीजें क्या आपसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो इसमें देखिए गुरु के समीप बैठना होता है, उपनिषद का अर्थ, बस इतना जानिए।
आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ये आता है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, अर्थात तीनों में आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? अब बताइए, ज्ञान पे क्या योग दर्शन देता है, वेदांत देता है, सांख्य देता है, या फिर उपनिषद? तो जो उपनिषद है वो कहीं ना कहीं ज्ञान के सिद्धांत पे क्या करता है? एक तरह से प्रेस्क्राइब करता है या फिर बल देता है। शतपथ ब्राह्मण की बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये है यजुर्वेद के। क्या है? यजुर्वेद के। अभी देखिए, मैं आपसे कही रहा था कि वेद और उनके ब्राह्मण जो है अलग अलग होते हैं। जैसे ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद की बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तैत्तिरीय ब्राह्मण है, क्योंकि यजुर्वेद में भी दो है आपका, शुक्ल और कृष्ण है तो अलग अलग। सामवेद की बात की जाए तो पंचविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण इसका जो है ग्रंथ है, आप जानते रहिए। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को किस देवता को समर्पित किया गया है? तो ये आपको जानते हैं कि सावित्री, जिसको सूर्य कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं, जिसमें ऋग्वेद के 2 से 7 तक जो है मंडल में सबसे पुराने माने जाते हैं। और जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है, और यह आकाश का क्या है? देवता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो आप जानते रहिए, इंद्र को जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया है। क्योंकि ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पहली चीज। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनके होर्ती कहा जाता है। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक बार इंद्र का है वर्णन जो है, इंद्र के लिए 250 बार, अग्नि के लिए जो है 200 बार। तो याद रखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे ज्यादा जो है महत्व का या वर्णन करने वाले किस देवता का वर्णन है? तो आप जानते हैं अग्नि का 200 बार है। ठीक है, इंद्र को अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे इंद्र को वित्तासुर, हंता, पुरभित, पुरंदर, सोमापा, मधवान, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितनी चीज मैं बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अनुभव है जिसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रीवियस ईयर के लिए आपसे किसी से पूछना नहीं है कि ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन क्या है? मत्स्य पुराण है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा अगर क्रमबद्ध अगर हम विवरण देखें तो पुराणों से ही मिलता है। अगर आपसे पूछे पुराणों की कुल संख्या कितनी है तो कहेंगे सर 18। अगर आपको हमारी आवाज तेज लग रही है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, और स्लो लगे तो आप तेज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। क्लियरिटी के लिए आप चीजों को बढ़ा घटा सकते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये काफी सिंपल है। देखिए, 2015 में जो है कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है, तो ऋग्वेद है। तो चीजें क्या है कि एग्जाम में आपके इजी और मॉडरेट और टफ जो है बनती रहती हैं। ये है कि आपको जो है टफ क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्जाम है उसमें आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के एक दौर में जो है एक कतार में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो यजुर्वेद, आयुर्वेद, योगवेद और शस्त्र शास्त्र है। तो देखिए, सीधे सीधे शास्त्र से ही लग रहा है कि यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गौतम बुद्ध से। देखिए, ये पहले इसको क्लियर कर देते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा और चक्रवात के। किसके हैं? वर्षा और चक्रवात के। जूनियर इंजीनियर तकनीकी देखिए पूछा गया था 2016 में। अब देखिए, महाजनपद काल का जिक्र आएगा तो इसमें राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये थे जीवक। कौन थे? जीवक। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिस्ट्री की दृष्टि से, इसको हम जान लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जो है जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी क्या कहा जाता था? चिकित्सक कहा जाता था। और इन्हीं के जो है चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए जो है भेजा गया था अजातशत्रु जो है पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था, और यह बिंबिसार का क्या था? पुत्र था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये निरंजना। किस पे? निरंजना। और आपको पता होगा कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया कि 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने घर को त्यागा था तो इस घटना को क्या कहा गया है बौद्ध साहित्य में? तो याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण काल। और इन्हें बोध गया कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारी चीजें ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर इजी क्वेश्चन बनाएगा तब। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था किस मुद्रा में? तो यह है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। क्या है? धम्म चक्र प्रवर्तन और मुद्रा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में, आपको पता है। द्वितीय की बात की जाए, देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में जो है सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय की बात की जाए तो ये जो है पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था, उस समय शासन अशोक का था। चतुर्थ की बात की जाए तो ये पहली शताब्दी में हुआ था कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है, और ये वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के काल में हुआ था। आगे है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो है मौलिक सिद्धांत क्या है? तो ये जो है अहिंसावादी है। कौन है? अहिंसावादी। और इन्होंने अपने अंदर जो है अपने 5 सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है, जिसमें जब कहा गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो काफी जो है रिपीटेड क्वेश्चन ये रहा है एग्जाम की दृष्टि से। तो 16 महाजनपद। ठीक है। आगे है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहां लिया गया है? तो ये कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में। हालांकि चीजें और तब से अब तक जो है 2015 से बदल चुकी हैं।
उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण जो है प्राप्त किया था। तो ये जो है कुशीनगर था। क्या था? कुशीनगर। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कुशीनारा भी कहते हैं। आगे है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो अभी भी देखिए जिक्र आया था कुशीनगर में। ठीक है, अब देखिए अलग अलग चीजें हैं अगर बुद्ध से संबंधित देखी जाए तो सबसे बड़ी चीज है कि जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसापुर में। गृह त्याग की घटना महाभीष्म प्रकार कहलाती है 534 ईसापुर में। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया बिहार में हुआ था और मृत्यु जिसको हम महापरिनिर्वाण काल कहते हैं ये कुशीनगर में 483 ईसापुर में हुआ था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा गया है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो देखिए अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, लेकिन उपसाका पिटक इसमें शामिल नहीं है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो बौद्धों से संबंधित है। किससे? बौद्ध से। आगे है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वो था महाबोधि मंदिर समूह। क्या था? महाबोधि मंदिर समूह। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध जो है क्या कहलाए, किस रूप में जाने गए? तो ये बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले इनका नाम गौतम था, बाद में ये बुद्ध हुए। ये आप जानते रहिए। आगे है गौतम बुद्ध ने, फिर खाली स्थान है, में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र अर्थात जिसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। कहां पे? तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, और आपसे अगर ये पूछे कि बताइए गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए हैं, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में ये दिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? आखिर में क्या कारण है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है? अब इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, या फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या फिर गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये बोध गया क्या है? तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए दिया है बी वाला ऑप्शन कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की क्या की थी? प्राप्ति की थी। यहाँ पे दिया है गौतम बुद्ध के साथ जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म फला जो है ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। फल्गु नदी के किनारे जो है इन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की इनको क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना उपदेश पाली में दिया है, याद रखिएगा। और जैन धर्म की बात आएगी तो प्राकृत में दिए हैं, इतना आप जानते रहिए। प्राकृत के बाद ही पाली का नंबर आता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही चीजें हैं कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को जो है बार बार एग्जामिनर रिपीट करता है। तो क्वेश्चन बनाने का जगह तो वही है, उसी में घुमा फिरा के जो है आपका क्वेश्चन बनाता है। महावीर स्वामी की बात की जाए तो ये 23वें तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। इन्होंने 4 महाव्रत को जो है बनाया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां जो है महाव्रत इसमें क्या किया था? जोड़ा था। पहले जैन तीर्थंकर आपसे पूछे तो ऋषभदेव हैं। ठीक है, ऋषभदेव पहले हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अष्टनेमी और 23वें जो है पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर स्वामी खुद थे। ठीक है, ये आप जानते रहिए। ऋग्वेद एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। क्वेश्चन देखिए पढ़ाने को पढ़ाने को ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है या यजुर्वेद में मिलता है, तो आप जानते रहिए। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों फेमस है? तो चूंकि यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में जो 3 रत्न है उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, तो वे क्या है? तो वे हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये आप जानते रहिए। आगे है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पे जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले उसे हम कहते हैं कि इन्होंने कैवल्य की क्या की है? प्राप्ति कर ली है। आगे देखिए दिया है 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर, तो आपको पता ही है यहाँ पे दिया था सीधे सीधे जो है क्या था? आपका महावीर। आगे है देखिए मौर्य और मौर्योत्तर। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य साम्राज्य के बाद वाला साम्राज्य। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रिय या प्रिय दर्शनी भी कभी कभी इसको कहा जाता है भी था? तो ये कौन था बताइए? ये थे अशोक। कौन है? अशोक। ये बौद्ध धर्म के सबसे क्या थे? प्रतापी राजा। देखिए ये कहीं ना कहीं जो है इसमें मिसप्रिंट ये किया है बुक वाला, क्योंकि इन्होंने जो है सपोर्ट किया था इस धर्म का। ठीक है, काफी जो है इनके आश्रय में ये फला फूला था धर्म जो है। इनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व है। आपको पता है कि ईसा पूर्व में आगे बढ़ने पे सन घटता जाता है। आजकल क्या है कि ईस्वी में 2020 के बाद 2022, 23, 24 ऐसे आता है, लेकिन ईसा पूर्व में कहीं ना कहीं 500 के बाद 400, 300, 200 ये घटते क्रम में चलता है। ये जानते रहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सा का नाम बताइए आप। ये पूछा है तो चरक है, आपको मालूम है। देखिए यहाँ पे दिया है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए कौन इसमें से प्रयास किया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पे निर्भर थी? तो भाई जाहिर सी बात है कृषि अर्थव्यवस्था पे क्या थी? निर्भर थी।
अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 13वां है। ये भी देखिए कई बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो वो था चौथा। कौन था? चौथा। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग, जिसको हम पूर्वी प्रांत कहते हैं, उसकी राजधानी कौन सी थी? तो तोसाली थी। क्या थी? तोसाली। देवाना प्रिय ये किसे नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये कहा जाता है कि इसको अशोक को। और देखिए इसमें क्या है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया था कि जो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका है, इसके लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। ठीक है। और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त बौद्ध से है संबंधित, इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। फाहियान की बात की जाए तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। ओ क्यू की इनका जो है रचना है। ह्वेनसांग की बात की जाए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, अ से हर्षवर्धन, अ से ह्वेनसांग, याद रखिएगा। और ये इनका पुस्तक है सी यू की। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच है, झेलम और चेनाब के बीच स्थित है तक्षशिला, चेनाब और रावी के या रावी और ब्यास के? तो याद रखिएगा सिंधु और झेलम। ठीक है। कौन है? तक्षशिला शहर। अशोक के कौन से शिलालेख में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो 3 में देखिए किया गया है, सारनाथ वाले में, धौली में, लेकिन इसमें जो है नहीं किया गया। किसमें? शाहबाजगढ़ी। आगे है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का वर्णन करता है? ये था 13वां। क्या था? 13वां। तो सम्राट अशोक के द्वारा 14 शिलालेख तो बनवाए गए थे, लेकिन 13वें में इसका उल्लेख है। ठीक है। और 13वें को ही सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, ये आप जानते रहिए। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम जो है प्रतिमान स्तंभ है। और मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में चौथी से दूसरी सदी ईसा पूर्व द्वारा जो है के समय हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में जो है स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी क्या की थी? संरचना की थी। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? मतलब साम्राज्य के अधीन। तो ये था कामरूप, बाकी जो है कश्मीर, कर्नाटक और गुर्जर। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, तो ये सारनाथ में। ठीक है, जिसमें देखें 4 सिंह लगा रहता है राष्ट्रीय चिन्ह पे। सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है, क्योंकि सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है, ये भी जानते रहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा मतलब एक व्यक्ति का 3 नाम है इसमें से, और एक नहीं है। देखिए समुद्रगुप्त तो अलग चीज है, लेकिन विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य एक ही नाम है, ये जानते रहिए। योग दर्शन के प्रवर्तक आपको मालूम है कौन है? तो पतंजलि है। ठीक है, कौन है? पतंजलि। आगे है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कई नवरत्न थे, जिसमें विद्वान धनवंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह, शंकु, घटरकर पर हैं, कालिदास हैं, बेताल भट्ट हैं, वररुचि हैं, वरामिहिर हैं। ठीक है, ये सब जो है वहां पे क्या थे? नवरत्न के रूप में शामिल थे, जिनको उपाधियां मिली थी। पूछा गया दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करिए। पुष्पमित्र ने इस वंश की स्थापना की, तो ये तो सीधे से शुंग वंश है। आप आंसर क्या करेंगे? पहले ही टिक कर देंगे। आगे क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो ये थी कन्नौज। कौन था? कन्नौज। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो है किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के, जो कि योग दर्शन से संबंधित है पतंजलि। आगे दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त। कौन आ जाएगा? समुद्रगुप्त। इसको हटा दें। आगे है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था जो है? तो यह था चरक। चरक क्या था? एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में क्या था? विख्यात था। और ये कहाँ का जो है था? ये कुषाण राज्य के क्या थे? राजवैद थे। और इनके द्वारा चरक संहिता नामक जो है प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ भी क्या किया गया है? लिखा गया है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। आगे है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 57 ईसा पूर्व में। अगर शक संवत की बात की जाए तो 78 ईसा पूर्व ईस्वी में कनिष्क के समय में इन्होंने दिया था। और हिजरी संवत की बात की जाए 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक आपको बताना है, तो प्रभावती गुप्त। ये भी देखिए कई बार जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। खगोलविद वराहमिहिर और जो है कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये थे विक्रमादित्य के। इसके विक्रमादित्य के। आगे देखिए है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो देखिए पंजाब, कालानौर,
बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये था। आगे है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो भाई तोमर वंश का था। 12वीं सदी में किसका शासन था? तोमर वंश का था। आगे है जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? तो ये चंदावर के युद्ध में 1194 में जो है क्या किया जाता है? मारा जाता है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो प्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने जो है भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है, बाकी 3 पे किया है? तो ये था राजपूत। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भारत पर जो है शासन नहीं किया, राजपूतों ने, बाकी चेर पांड्य चोल ने किया था। आगे है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो बताइए। तो यहाँ पे है हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर जो है क्या किया था? राज्य किया था। तो ये जो है थानेश्वर का जो है क्या था? शासक था। पाल वंश की बात की जाए तो इसमें पूछा है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो ये पूर्वी हिस्से से संबंधित था। ठीक है, क्या था? पूर्वी हिस्से से संबंधित है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है तमिल साहित्य। ठीक है, क्या है? तमिल साहित्य। दक्षिण का देखिए राजवंश से अगर संबंधित क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो ये जो है गोंडेश्वर का जो मंदिर है ये नहीं बनाया गया था, बाकी नटराज मंदिर, पलाईवन्नार नाथर जो है मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये सब जो है बनाया गया था। चोर अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें देखिए कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं, खास करके यूपीएसआई का एग्जाम हो जाए, चाहे आपका जो है और भी अन्य एग्जाम है, इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। खास करके देखिए ये देखिए एक है और ये है और ये 3 ठो काफी बार पूछा गया है। साला भोग माने होता है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। वेल्लानवाई मतलब होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। और देवदान का मतलब होता है किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ये चीजें। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? तो ये भाषा जो है आप देखेंगे तो मलयालम थी। क्या थी? मलयालम। प्राचीन कालीन अगर साहित्य और साहित्यकार की बात करें तो उसमें पूछा गया है प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जो लीलावती है वह किस विषय पर लिखा गया है? ये गणित से संबंधित है। लीलावती क्या है? गणित से संबंधित है। विशाखा दत्त द्वारा लिखी जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें वह किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? विशाखा दत्त के द्वारा, तो संस्कृत में लिखा गया है। आगे है मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कालिदास का है। किसका है? कालिदास का। और दंडी की बात की जाए तो 10 कुमार चरितम है। भास की बात की जाए तो स्वप्न और स्वप्नवाद दत्ता है। भारवी का किराता अर्जुनियम है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है सब। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा वह मूल रूप से किस देश का था? तो देखिए ऊपर आपने देखा भी था कि ये ग्रीस से संबंधित था। किससे? ग्रीस से। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक, तो अभी भी देखिए आपने जाना कौन? कालिदास। अब देखिए कुछ पुस्तकों के जो नाम है इंपॉर्टेंट वो जान लीजिए। जैसे है अष्टाध्यायी, तो ये पाणिनि लिखे हैं। रामायण वाल्मीकि लिखे हैं। महाभारत की बात की जाए तो वेद व्यास। महाभाष्य की बात की जाए तो पतंजलि। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास लिखे हैं। रघुवंशम भी कालिदास लिखे हैं। पंचतंत्र की बात की जाए तो विष्णु शर्मा लिखे हैं। कामसूत्र की बात करें तो वात्स्यायन है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। बुद्धचरित अश्वघोष। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। गीत गोविंद जयदेव। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो ये हम्पी में है। और हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। खजुराहो समूह जो है सबसे प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, ये भी आप जानते रहिए। और यहीं पे जो है क्या है? मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर क्या है? सबसे सर्वोत्तम है। कादंबरी के लेखक, तो कादंबरी के लेखक जो है पूरा नाम देखिए इसमें नहीं लिखा है, बाण खाली लिखा है, जबकि है कौन? बाणभट्ट। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है। और इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे डैश दिया है मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो यह है कैलाश। कैलाश मंदिर ऐसा है जो कि पत्थरों को काट करके जो है क्या किया गया है? महाराष्ट्र में 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? बनवाया गया था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये भीमबेटका की गुफाओं में मिलती है जो कि रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो ये पहुंचा था कुषाण काल में।
प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है सोनभद्र में। किसमें है? सोनभद्र में। तो ये था पूरा आपका प्राचीन इतिहास, जो कि बार बार एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी के पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है मध्यकालीन इतिहास के साथ। तब तक के लिए अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।